हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। और आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो आ गई है जिसका कोड है BSKG178 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड करनी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है इकाई 13 ग्रामीण व्यवस्था सभा पंचकुल पंचायत। सबसे पहले उद्देश्य का उद्देश्य है प्राचीन भारत में ग्रामीण शासन व्यवस्था की समझ प्रदान करना, सभा पंचकुल और पंचायत जैसे संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट करना, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत की ग्राम संरचना को समझाना। नेक्स्ट है प्रस्तावना। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना का मूल आधार सदियों से ग्राम रहा है। प्राचीन भारत में गांव केवल कृषि की इकाई नहीं था, बल्कि यह शासन और प्रशासन की दृष्टि से भी एक आत्मनिर्भर इकाई था। गांवों में स्थानीय प्रशासन की स्वायत्त संस्थाएं जैसे सभा, पंचकुल और पंचायत अस्तित्व में थीं, जो समाज के भीतर निर्णय लेने, न्याय करने, कर निर्धारण, जल प्रबंध, आपसी विवादों का समाधान आदि कार्यों को स्वतंत्र रूप से करती थी। इन संस्थाओं का विकास भारत के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग रूपों में हुआ। मौर्य काल, गुप्त काल और विशेष रूप से दक्षिण भारत में चोल व पल्लवों के शासनकाल में इन संस्थाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही संस्थाएं आज के लोकतांत्रिक पंचायत राज की आधारशिला मानी जाती है। नेक्स्ट है ग्रामीण व्यवस्था। ग्रामीण व्यवस्था के अंदर सबसे पहला है मौर्य काल में ग्रामीण व्यवस्था। मौर्य काल ईसा पूर्व 322 से 185 तक में शासन व्यवस्था अत्यंत केंद्रीकृत थी, लेकिन ग्रामों को शासन की आधारभूत इकाई माना गया था। ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी ग्रामिक ग्राम अध्यक्ष होता था, जो कर संग्रहण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और न्याय करने का कार्य करता था। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में गांव का अत्यंत महत्व था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत कृषक वर्ग से प्राप्त करता था, जिसे ग्रामिक एकत्र करता था। गांवों के श्रमिक वर्ग, किसान, कारीगर, चरवाहों आदि समाज के विविध वर्ग साथ मिलकर रहते थे। ग्रामिक राजा का प्रतिनिधि होता था, लेकिन कई मामलों में ग्राम सभा भी राय भी आवश्यक होती थी। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन पर राज्य का सीधा नियंत्रण था, परंतु इसके बावजूद ग्रामों में आंतरिक स्वशासन की प्रक्रिया भी धीरे धीरे विकसित हो रही थी। नेक्स्ट है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में ग्रामीण व्यवस्था। गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में ग्राम व्यवस्था पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र और संगठित दिखाई देती है। पहला पॉइंट है गांवों में स्थानीय संस्थाएं जैसे ग्राम सभा का विकास हुआ। ग्राम सभा का कार्य भूमि पर निर्धारण, तालाबों का रखरखाव, आपसी झगड़ों का निपटारा और सार्वजनिक ग्रामीण जैसे कार्य करना था। इस काल में भूमिदान प्रणाली का चलन बढ़ा, जिसमें ब्राह्मणों या मंदिरों को पूरे के पूरे गांव दान में दे दिए जाते थे। इन्हें अग्रहार कहा जाता था। ऐसे गांव प्राय राज्य कर से मुक्त होते थे और स्थानीय ब्राह्मण पंचायतों द्वारा शासित होते थे। गुप्तोत्तर काल में भी यह व्यवस्था जारी रही, परंतु इस काल में राज्य की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी थी, जिससे ग्राम पंचायतों की स्वतंत्रता और अधिक बढ़ गई। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में ग्रामीण शासन। दक्षिण भारत में ग्रामीण शासन प्रणाली विशेष रूप से विकसित और सुचारू थी, विशेषकर चोल राजाओं के समय 9वीं से 13वीं शताब्दी में ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था अपने चरम पर थी। पहला पॉइंट है ये 3 प्रमुख संस्थाएं थीं। पहला है उर, जिसमें गैर ब्राह्मणों के गांव। दूसरा है सभा, जिसमें ये ब्राह्मणों का गांव था, जहां ब्राह्मण रहते थे। तीसरा है नगरम, व्यापारी समुदाय के कस्बे और नगर रहते थे। सभा के कार्यों में भूमि वितरण पर निर्धारण, सार्वजनिक कार्यों का नियंत्रण, न्याय व्यवस्था आदि शामिल थे। सभा के सदस्य उच्च शिक्षा, धर्म, समाज सेवा व अनुभव के आधार पर चुने जाते थे। इनका चुनाव एक विशेष प्रक्रिया से होता था, जिसे कुड़ावोलाई प्रणाली कहा जाता था, यानी लॉटरी द्वारा नाम चयन। इन संस्थाओं के निर्णय को लिखित रूप में शिलालेखों में अंकित किया जाता था, जो आज भी उपलब्ध हैं। दक्षिण भारत की ग्राम सभा प्रणाली विश्व की प्राचीनतम लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक मानी जाती थी। नेक्स्ट है सभा। सभा प्राचीन भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रामीण संस्था थी। इसका प्रयोग मुख्यतः ब्राह्मण बस्तियों या अग्रहार गांवों में होता था। सभा पूर्णतः लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी और इसके सदस्य योग्य, शिक्षित एवं अनुभवशाली लोग होते थे। सभा के प्रमुख कार्य क्या थे? सबसे पहला है कर निर्धारण और वसूली, भूमि का मापन और वितरण, सार्वजनिक निर्माण,
जैसे तालाब, मंदिर, सड़कों का निर्माण और देखरेख। चौथा है धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन। पांचवा है विद्यालयों और पाठशालाओं का संचालन। छठा है न्यायिक कार्य, आपसी विवादों का निपटारा। सभा की बैठकों में सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे और इन निर्णयों को शिलालेखों में अंकित किया जाता था। विशेषताएं: सभी का निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायी का विशेष ध्यान रखा जाता था। यदि कोई सदस्य अनुचित कार्य करता तो उसे निष्कासित भी किया जा सकता था, यानी निकाल दिया जाता था। नेक्स्ट है पंचकुल एवं पंचायत। इसके अंदर पहला है महाजनपद काल एवं बौद्ध काल में पंचायत व्यवस्था। पंचकुल और पंचायत की अवधारणा भारत में बहुत प्राचीन है। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व और बौद्ध काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व में इन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। यह संस्थाएं 5 सदस्यों के समूह पर आधारित थीं, जिन्हें पंच कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में ग्राम सभाओं और पंच परिषदों का उल्लेख है, जो विवाद निपटारा करती थीं और ग्राम में अनुशासन बनाए रखती थीं। नेक्स्ट है गुप्त और गुप्तोत्तर काल में पंचकुल। पंचायत का स्वरूप अधिक संगठित हो गया था। पंचकुल अब केवल सामाजिक संगठन न रहकर एक न्यायिक संस्था बन चुका था। इनमें प्रमुख रूप से 5 वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति होते थे, जिन्हें समाज के लोग मान्यता देते थे। ये पंचायतें आपसी विवाद, विवाह समस्या, जमीन के झगड़े, दंड देने जैसे निर्णय लेती थी। इनके निर्णय को समाज स्वीकार करता था और राज्य भी इनकी वैधता मानता था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में पंचकुल और पंचायत। दक्षिण भारत में पंचायत की व्यवस्था विशेष रूप से उन्नत थी। पंचकुल के सदस्य वरीयम कार्य समितियां में काम करते थे। ये पंचायतें गांव के प्रशासन, वित्त, न्याय और शिक्षा आदि क्षेत्रों में कार्यरत थीं। पंचकुल के सदस्य योग्यता, आयु, नैतिकता और सामाजिक योगदान के आधार पर चुने जाते थे। चोल काल में पंचायत की कार्य प्रणाली पूर्णतः लोकतांत्रिक थी और इसका सबूत अनेक शिलालेख में मिलता है। लास्ट है सारांश, जिसे हम निष्कर्ष भी कहते हैं। प्राचीन भारत की ग्रामीण व्यवस्था ने भारत के लोकतांत्रिक, सामाजिक और प्रशासनिक विकास को एक मजबूत नींव प्रदान की। सभा, पंचकुल और पंचायत जैसी संस्थाएं केवल प्रशासनिक इकाई नहीं थी, बल्कि वे समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की भी संरक्षक थी। मौर्य काल में जहाँ शासन केंद्रित था, वहीं गुप्त काल में ग्राम सभाएं अधिक स्वतंत्र दिखी। दक्षिण भारत, विशेष रूप से चोलों के समय में, ग्राम सभा और पंचायतें विश्व की सबसे उन्नत ग्रामीण लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में सामने आई। इन प्राचीन संस्थाओं की विशेषता यह थी कि वे स्थानीयता, सहभागिता, न्यायप्रियता और उत्तरदायित्व पर आधारित थीं। आज के पंचायत राज संस्थानों की जड़ें इन्हीं प्राचीन ग्राम व्यवस्थाओं में निहित हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। काफ़ी आसान लैंग्वेज में था। मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट में है और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इजी लैंग्वेज में, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो की PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।